जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, उनके आते ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी गहरे होते गए। और ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पहलगाम आतंकी घटना हुई थी उसके बाद ही जिस तरह से आसिफ मुनीर ने बयान भी दिया था कि इस बार भारत को ईस्ट से घेरेंगे, वॉर करेंगे, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी एक्टिव रहे। और अब यहाँ तक नौबत पहुंच गई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस पैक्ट हो चुका, ऑलमोस्ट सऊदी स्टाइल डिफेंस पैक्ट, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी ट्रेनिंग और बहुत कुछ उसमें शामिल है। अब यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि जिस तरह से ईस्ट से वार करने की बात डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से आई है और अब ये पैक्ट हुआ है, तो कितने बड़े सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भारत के ईस्टर्न बॉर्डर, बे ऑफ बंगाल और जो पूरा हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका है इसमें हो सकते हैं, और पाकिस्तान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके पीछे, उसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे और बात करेंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार, जय हिंद। सर, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो काफी समय से नजदीक आते गए जब से इंटरिम पीएम मोहम्मद यूनुस आए थे, और तारिक रहमान के आने से ही लोगों में ये उम्मीद थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी ग्लोबल एक्सपर्ट्स द्वारा कि तारिक रहमान आएंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में सुधार आएगा। लेकिन वो भी लगातार जिस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं, कदम ले रहे हैं, इनफैक्ट अब तो रिपोर्ट्स ये हैं कि वो पहली विजिट उनकी चाइना होगी। तो ऐसे में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, सर, वो कितना चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए? और जो डेलीगेशन की इंटेल आई कि उस डेलीगेशन जो गया था पाकिस्तान का बांग्लादेश, उसमें 5 लश्कर के ऑपरेटिव्स भी थे जिनको भारत में घुसपैठ कराने की उद्देश्य से उनको लाया गया। तो सर, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को और कितना चैलेंजिंग होने वाला है भारत के लिए? देखिए, ये तो चैलेंज कोई नया नहीं है। जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी है और मोहम्मद यूनुस आए, तब से लगातार ये पाकिस्तान से संबंध इम्प्रूव हो रहे थे, चाइना के साथ और अमेरिका के साथ। 3 मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था इस पोस्ट पे जो लाया गया था, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये था कि ये बहुत प्रो अमेरिकन आदमी है, बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखते हैं। ये 2 चीजें थी इनकी, और तो इसी वजह से इनको लाया गया। वो एक्चुअली शेख हसीना के खिलाफ एक कू था, एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक कू रचा गया। कू में ये था कि बांग्लादेश को, शेख हसीना की जो पॉलिसी थी, इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाना, चाइना के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन ये था कि कोई ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटी वो नहीं होने देती थी, और पाकिस्तान के वो लोग बिल्कुल खिलाफ थे। ये एक नेशनलिस्ट पार्टी थी और ये लोग सेकुलरिज्म पे विश्वास करते थे। अब इस समय जो है वहाँ के ऊपर एक इस्लामिस्ट ग्रुप सत्ता में है, और ये इस्लामिस्ट जो है, देखिए बांग्लादेश जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है बांग्लादेश में, वो अधिकतर लोग जो है वहाँ पे सेकुलर हैं, वो जानते नहीं है, लेकिन वो डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं, अमन शांति, और वो चाहते हैं भारत से अच्छे संबंध हो, और वो इस्लामिक मिलिटेंसी और इन सब के खिलाफ है। वहाँ के ऊपर सूफी संतों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर। और वो फिर दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्लास भी अभी तक भूला नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या किया था सन 71 में, और बांग्लादेश जिस तरह से बना, और भारत ने किस तरीके से उनकी मदद की। वो मैसेकर्स, वो रेप्स जो इन लोगों ने, सेना ने वहां पे की है, तो उसको लोग भूले नहीं है अभी, और वो कभी भी नहीं भूलेंगे उनके साथ। तो इस तरह से 2 भागों में बटा हुआ। एक तरफ तो वहां पे इस्लामिस्ट है, दूसरी चीज, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, वो ये है कि बांग्लादेश जो है, यहाँ पे पाकिस्तान का मूवमेंट ईस्ट बंगाल में बहुत स्ट्रांग था, बहुत जबरदस्त था। लेकिन बांग्लादेश में सब रीजनल नेशनलिज्म भी बहुत स्ट्रांग थी, पाकिस्तान का वो हिस्सा तो बन गए, लेकिन वो पहले जो थे बंगाली थे, बांग्लादेशी थे, बाद में वो इस्लाम थे। और हमने ये भी देखा है कि
जो इथनिक आइडेंटिटी होती है वो रिलीजियस आइडेंटिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है, और यही हुआ, इसी कारणवश वो इस अलग हो गए। लेकिन बांग्लादेश बटा रहा हमेशा। शेख मुजीबुर रहमान 71 में पावर में आए, और फिर 74 में आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आता है, उनको हटा के इस्लामिस्ट पावर में आ गए। जो आए थे वो बेसिकली इस्लामिस्ट थे। आर्मी में भी उनके दो ग्रुप हैं, सेकुलर भी हैं और इस्लामिस्ट भी हैं। ये तहसील उनके यहाँ चला। फिर 10 साल तक इन लोगों का राज रहा वहां के ऊपर, और इस्लामिक उस पीरियड में भी भारत से अच्छे संबंध नहीं थे बांग्लादेश के। कोशिश इस बात की थी, कोशिश उनकी भी थी कि पाकिस्तान से जुड़े और चाइना से जुड़े, ये सब उनकी बातें हैं। अब ये है कि उनके यहाँ एक फैक्टर अमेरिका भी बन गया। अमेरिका के अपने हित है, अमेरिका चाहता है, एक आइलैंड है सेंट, मैं नाम भूल रहा हूँ, सेंट की बहरत, वहाँ के ऊपर इनका बांग्लादेश का, उसके ऊपर वो अपना बेस बनाना चाहता है। और वो ये भी एक रूमर्स ये भी थी कि वो बांग्लादेश का एक पार्ट और वहाँ का म्यांमार का एक पार्ट लेके चेचन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। ये जो रेबल्स हैं वहाँ के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे हैं म्यांमार में, तो उनको लेके एक जो अधिकतर लोग वहाँ पे जो है क्रिश्चियन समुदाय से के मानने वाले हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, कहाँ तक सही है। शेख हसीना इन सब का विरोध कर रही थी, वो उन्होंने स्टेटमेंट भी बात दी है। अब ये है कि बांग्लादेश में इस समय जो डिस्पेंसेशन है, या जो मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से किया था कि पाकिस्तान के साथ उनको जोड़ा, मोहम्मद यूनुस और ये लोग बेसिकली मुस्लिम लीगी हैं, यानी इनका भारत के प्रति जो है नफरत उसी तरह से अभी भी, हालांकि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में भी एक ग्रुप आ गया है। लेकिन ये सब, और जो बंगला नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, जो इस समय सत्ता में है, ये भी बिल्कुल इसकी विचारधारा, भले ये सेकुलरिज्म की बात करें या जो भी करें, भारत से अच्छे रिश्ते जोड़ने के, लेकिन विचारधारा वही मुस्लिम लीग की है इन लोगों की। और हमने देखा, उन्हीं ने इलेक्शन कैंपेन में जरूर बातें की थी भारत से अच्छे संबंध बनाने की। उन्हीं ने बात की थी कि वो अच्छे रीसेट करेंगे और भारत आएंगे, और सारी बातें की थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था जो शेख हसीना यानी बंगला अवामी पार्टी जो है, बांग्लादेश की अवामी लीग जो है, उसके के वोटर को विन करने, जीतने के लिए, ताकि वो इनको वोट दे दें बड़ी संख्या में। उनकी पार्टी बैन कर दी गई थी, वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तो उनके सामने दो ही चॉइस थी बंगाल के लोगों के सामने। एक तरफ तो इस जमात इस्लामी थी, और दूसरी तरफ खालिदा जिया वाली जो पार्टी थी, जो इस समय सत्ता में है, तारिक जिसके लीडर हैं। तो वो बहुत से लोगों ने उनको वोट दिया और वो सत्ता में आ गए लोग। इसलिए जो सेकुलर ग्रुप जो था, वो ये नहीं चाहता था कि इस्लामिक ग्रुप वहां पे सत्ता में आए। आने के बाद वही उनका रवैया हो गया है जो पहले से था, कोई बदल थोड़ी ना जाएंगे वो लोग। उनकी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के, ये अलग अलग पॉस्चरिंग है। इनकी पॉस्चरिंग ये है कि भारत से हम रिश्ता बनाएंगे, ताकि अगर कोई बात हो तो भारत भेजे जाएं बातचीत करने के लिए। आर्मी की एक अलग लाइन है, पीछे बैठ के मतलब कुल मिलाकर सर ये कह सकते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट है। ठीक है सर, एक बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि सर जो 1971 में हुआ, बावजूद उसके मास मर्डर, रेप्स और क्या कुछ पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के साथ नहीं किया, बंगालियों के साथ, बावजूद उसके इतने कम समय में बांग्लादेशी कैसे इस बात को भूल गए, और जमात का इन्फ्लुएंस सर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, या हम ये कहें कि प्रो पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स हैं वो कैसे हावी हुए, और भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स है वो कैसे हुए, बावजूद इसके कि भारत ने उनको आजादी दिलाई एंड एवरीथिंग? नहीं, उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी कारण ये है कि ये थे उस वक्त, ये उस वक्त भी थे, और इन लोगों ने, जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की सेना की मदद की थी, पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किए थे लोगों को कि किसको किसको मानना है। इंटेलेक्चुअल्स को, जो सेकुलर इंटेलेक्चुअल थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, जर्नलिस्ट थे, या अलग अलग विभाग से जुड़े हुए जो लोग थे सेकुलर, उन सबको आइडेंटिफाई करके उसका मारने में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल था। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी, ये नई जनरेशन जो आई वहां पे, ये भूल चुकी थी इस एक सेक्शन जो
जो बिल्कुल नया फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड क्लास या समझ लीजिए वो था, जो सऊदी अरेबिया से काफी इन्फ्लुएंस था, नए जो आइडेंटिटी ढूंढ रहा था, जो जमात में जो नहीं जाना चाहता था, क्या कहते हैं, सूफी संतों वाली जो परंपरा है उसको रिजेक्ट कर रहा था वो। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो 70s में इस्लामिक मूवमेंट का बहुत तेजी से राइज हुआ था पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान में रशन आने के बाद से उनका इन्फ्लुएंस भी था पार्टली। फिर उसके बाद एक इन्फ्लुएंस और था उनके ऊपर, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी ये बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, और वो जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट तो हो रहे थे इकोनॉमिक, लेकिन क्या ही में रहे थे, एक ही फील्ड में हो रहे थे। अच्छे कपड़े बना रहे थे, पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज उनके हो रहे थे, और जो डाइवर्सिफाई करनी थी इकोनॉमी वो ठीक से नहीं हुआ, नए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बने। फिर दूसरी बात ये था कि करप्शन बहुत हो गया था, कंट्रोल से बाहर थी गवर्नमेंट इनके। शेख हसीना को सही मुझे नहीं लगता कि उनको मालूम भी था कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। एक छोटी सी कोठरी थी वो कर रहे थे, जॉब्स जितनी होती थी वो उन्हीं लोगों को मिल जाती थी जो शेख हसीना की पार्टी के थे। उनको ये कहा जाता था कि ये लोग फ्रीडम फाइटर की फैमिली से हैं, जबकि तीसरी जनरेशन चल रही है इस समय, उन्हीं को जॉब्स मिल रही थी। तो स्टूडेंट्स में बहुत रिजेंटमेंट था जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया। फिर दूसरी बात ये कि अमेरिकन भी शेख हसीना से नाराज थे, इसलिए कि वो चाहते थे जिस तरह की बातें, यूनुस उनको हर तरह के कंसेशन देने पे राजी थे। और फिर उसके अलावा ये था कि जमात ने पूरी तरीके से फायदा उठाया, आर्मी में भी वो लोग आ गए जो अमेरिका से मिले हुए थे या पाकिस्तान से मिले हुए थे, किससे ये तो हम नहीं बता सकते, मगर उन्हीं का बोलबाला हुआ और ये कू रचा गया, इनको बाहर निकाला गया। पूरी जो स्टूडेंट मूवमेंट एक स्पॉन्टेनियस था, लेकिन उसके अंदर बहुत से लोग आ गए थे जो कि पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए थे, आतंकवादी। उन्हीं ने कम समय के अंदर सैकड़ों मकानों में अल्पसंख्यकों के आग लगा दी, उनकी बिजनेसेस को जला दिया, उनके मंदिरों पे अटैक किया, वही नहीं बहुत सी दरगाहों पे भी अटैक किया। इस तरीके से वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ट्रेंड थे ये लोग, और इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी कि जिसकी वजह से एक माहौल ही बदल गया, जिसको शेख हसीना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आर्मी को मौका मिल गया, उनको मुल्क से छोड़ना पड़ गया। आर्मी ने उनको बिल्कुल बजाय कोऑपरेट करने के उनके साथ, लोगों ने कहा कि अब इनको निकाल दिया गया। वो एक तरह का कू था, और हम सब जानते हैं कि आर्मी ही सब कुछ कर रही थी, और यही मेन फैक्टर थे जिनकी वजह से शेख हसीना वो जमात इस्लामी का राइज हुआ। फिर जमात इस्लामी का राइज अभी भी इतना बहुत ज्यादा नहीं है जितना कहा जाता, लेकिन रोल बहुत बड़ा है, इसलिए कि इसमें एक पढ़ा लिखा क्लास है, यूनिवर्सिटी टीचर्स, स्कूल टीचर्स, छोटा बिजनेसमैन, इस किस्म के लोग हैं, छोटा किसान भी जुड़ गया है इसके अंदर, सऊदी इन्फ्लुएंस वाले भी हैं, यानी देवबंद और जमात, और फिर उसके अलावा के से जुड़े हुए लोग या वहाबी मूवमेंट से जुड़े बहुत से ग्रुप्स हैं इसके अंदर अलग अलग। आगे हम बात करेंगे जो आतंकवादी या मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, वो सब सक्रिय हो गए और उन सब ने मिलकर फिर किया, ये हालात बना दिए। लेकिन सर आप जो है, अब तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है क्लोज आ चुकी हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग और बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे में सर भारत के लिए, क्योंकि जितनी भी ये सर रेडिकल फोर्सेस हैं उनका एक ही उद्देश्य है, और आसिम मुनीर ने भी जो लेटेस्ट उनका बयान रहा जिसको कहते हैं मार्का हक, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, उसको लेकर जो उनका फर्स्ट एनिवर्सरी पे बयान आया, उसमें वो कहते हैं कि भाई हमारा जो है भारत के साथ आइडियोलॉजिकल वॉर है और हम इस बार भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे, ये वो जो बयानबाजी वो करते हैं। सर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इस बार भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज जो भारत का ईस्टर्न फ्रंट है, बे ऑफ बंगाल, और उस तरफ आपको ये नजर आता है, और कितनी तैयारी हमारी है इस चैलेंज से लड़ने? तैयारी तो काफी है, सेना इतने समय से कश्मीर में रोके हुए है और उसको काफी एक्सपीरियंस है इस तरह की मिलिटेंसी से डील करने का। कई दशक से पाकिस्तान की कोशिश है कि
कश्मीर के अंदर, खासतौर से कश्मीर, पहले तो पूरे मुल्क में थी कि अराजकता हम फैला देंगे, जिस तरीके से बॉम्बे ब्लास्ट हुआ या बॉम्बे में जिस तरीके से अटैक हुए होटलों पे और रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे मारा लोगों को, कई सौ लोग मारे उसके अंदर, ताज जैसे होटल में आग लगाई, और कश्मीर में भी फिर लगातार वो करते रहे। लेकिन ये है कि उनको अभी तक तो कोई कामयाबी मिली नहीं है, कई दशक से उनका काम चल रहा है, अभी भी उन्हीं ने अपनी पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए कि हमने देखा कि जिस तरीके से उन्हीं ने पहलगाम में जो कुछ किया तो वो तो शुरू से चल रहा था। अब उनका प्लान ये है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए, जो भारत के खिलाफ कुछ ताकतें हैं, चाइना जो है वो भी इन सब इसको काफी इनकरेज करता है, पाकिस्तान को फंडिंग भी मिल जाती है इनको, और बहुत से अरब देश भी काफी कई एक हैं जो इनको फंड करते रहते हैं, इस तरह की धार्मिक संस्थाओं को, ताकि उनका ये है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस ना बढ़े बल्कि प्रो अरब इन्फ्लुएंस बना रहे इनके माध्यम से। और अलग अलग रीजंस भी हैं इन संस्थाओं को चलाने के मिलती रहती है। पाकिस्तान की सेना फिर ट्रेनिंग देती है, इनको यहाँ भेजा जाए। अमेरिका का भी अपना हित है, अमेरिका का हित ये है कि वो अपने हित में करते हैं, उससे भारत को नुकसान हो या फायदा हो उनको इसकी फिक्र नहीं, या बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा, वो ये चाहते हैं कि बेस बन जाए वहां से चाइना को कंटेन करने में एक उनका मदद। फिर दूसरी बात ये वो चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो एक बड़ा रोल जो है इंडो पैसिफिक में दे, जो शेख हसीना मना कर रही थी। उनकी नजर जो है बांग्लादेश से ज्यादा बांग्लादेश की सेना पे है, भारत की सेना पे है। वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में भारत की सेना, बांग्लादेश की सेना जो है इसकी मदद से वो उसको कंटेन करे, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने किया, भारत की सेना का इस्तेमाल किया पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसी तरह वो ये भी चाहते हैं कि इसमें भी बड़ी सेना है दोनों मुल्कों की, तो बहुत ही भारत तो करने वाला नहीं है, उनको लगता है कि बांग्लादेश से मिल जाएगा, तो इस तरह के उनके इंटरेस्ट है, और वो चाहते भी हैं कि एक बेस बन जाए उनका वहाँ के ऊपर। कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, इसलिए कि हमने देखा अमेरिकन ने बहुत से जगहों पे काम किया, अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी 20-22 साल, बाद में जिन लोगों से लड़े उन्हीं को सत्ता दे के आए। फिर उसके अलावा इराक में भी सद्दाम हुसैन की रिजीम तो बदल गई, प्रो अमेरिकन रिजीम में बना पाई। ईरान में 40 दिन से ज्यादा हो, 45 से अब तो 2 महीना हो रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका ऑब्जेक्टिव अभी तक पूरा नहीं हुआ ईरान में। तो ये प्लान तो बहुत बड़े बनाते हैं, जिससे प्रॉब्लम आ जाती है उन देशों को, इससे कि ईरान में जिस तरह के डेथ डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये बहुत समय लगेगा उनको दोबारा से खड़े होने में। इनकी एक ये भी नीति होती है कि बर्बाद कर दो अगर न हो। एनीवे, तो ये सब इंटरेस्ट हैं जो चाइना है, फिर अमेरिका के अपने हित है, चाइना की पॉलिसी है कि वो अकेला एशिया में एक बड़ी पावर बना रहे, उसको डर लगता है भारत से कि भारत का एक बड़ा फैक्टर है, भारत की पास सेना बड़ी है, भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस वजह से वो चाहता है कि भारत इंटरनल हालात में फंसी रहे। लेकिन सर जितनी डिपेंडेंसी बांग्लादेश की भारत के ऊपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर प्रैक्टिकली भारत के बिना बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है, उनका गुजारा मुश्किल है, और तरह से उनकी जो इंक्लिनेशन है चाइना की भी तरफ है, और वो अमेरिका से भी फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, और जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान भी बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि भारत को अपनी जो ईस्टर्न फ्रंट डॉक्ट्रिन है उसको रीराइट करने की जरूरत है अभी इस समय पर, या हम ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, भारत ये सारी चीजें सेना टाइम टू टाइम स्टडी करती रहती है और उसके हिसाब से अडॉप्ट करती रहती है चेंजेस जो भी जरूरत होगी। और इस गवर्नमेंट की अपनी एक आइडियोलॉजी भी है, वो ये भी चाहते हैं जो बांग्लादेशी भारत के अंदर आ गए, जिनको वो घुसपैठी कहते हैं, उनको वापस डालना। अब उनकी गवर्नमेंट भी स्टेट में बन गई है, तो वो काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी स्ट्रांग है, और मैं समझता हूँ कि
ये एक कोशिश है कि भारत की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसको रोकें, इसलिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये अच्छी तरह समझते हैं कि अराजकता या जो उनके प्लान है, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने बात की थी 7 सिस्टर नेपाल और बांग्लादेश के घनिष्ठ संबंध की, यानी नॉर्थ ईस्ट की बात की थी, ये ख्वाब है, ये कभी पूरा होने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी पूरा हो पाएगा। हाँ, ये है कि एक चैलेंज भारत के लिए लगा रहेगा और भारत पूरी तरीके से सक्षम है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। मैं समझता हूँ बहुत चिंता की बात यही है कि जो हमारा डेवलपमेंट पैटर्न है उसको रोकने की बात कर रहे हैं, वो मुश्किल है उसको रोकना। जी बिल्कुल सर, बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार।